अध्याय 12 देख रहे हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन इसमें दो राष्ट्र बन गए। दो राष्ट्र कैसे बने? एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। वैसे तो ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, क्योंकि बाद में फिर डिवाइड हुआ। हमारा इंडिपेंडेंट या हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो हुई है 15 अगस्त। ये डेट आपको बिल्कुल घोट के पी जानी है। 15 अगस्त 1947 ये हमारा स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, ध्यान रहेगा। अब हुआ ये कि जब हम आज़ाद हुए तो बहुत आसानी से सब चीज़ें नहीं हुई। आज़ाद होते ही बहुत सारी परेशानियां मुंह बाहे खड़ी थी या बिल्कुल सामने खड़ी थी देश के। सबसे पहली चीज़ तो ये जो पार्टीशन हुआ था, उसमें जो दंगे हुए थे, नुकसान हुआ था, वो तो एक है ही बात। और जो लोग आए यहाँ से और यहाँ से, कहने का मतलब आए 8 मिलियन। आप सोचिए 8 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है तो कितने हो गए? इतने रेफ्यूजीज, इतने शरणार्थी हिंदुस्तान में आए पाकिस्तान से। अब जितने भी ये शरणार्थी आ रहे हैं, इनको एक तो घर देना है, यानी कि शेल्टर देना है, और जॉब देना है, रोजगार देना है। अब ये तो एक चीज़ थी। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के समय तकरीबन 500 ऐसी रियासतें थी, 500 ऐसी जगहें थी जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर या तो कोई महाराज साहब राज कर रहे थे, या फिर यहाँ कोई नवाब साहब राज कर रहे थे, यानी महाराजा या नवाबों का राज था। अब इनको मनाना, इनको ये कहना या इनको किसी तरीके से अपने देश में मिलाना, परसुएड करना, यानी परसुएड मतलब इनसे बातचीत करना और कहना कि देश में आइए, नया नेशन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सामने हमारे खड़ी थी। इसके अलावा क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए हुआ था, और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कह रहे हैं, तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाना था जिससे जितने लोग हैं हिंदुस्तान, इंडियंस, उनकी जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, यानी इनके होप्स और एक्सपेक्टेशन जो थे वो भी तो पूरे किए जाने थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर एक चित्र देखेंगे आप। ये जो चित्र है, ये हज़ारों लोग जब रेड फोर्ट पे, लाल किले पे 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराएगा, भारत का झंडा, तब ये सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। यानी लोग खुश थे कि अब हम अंग्रेजों से आज़ाद हैं। 1947 की अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन 345 मिलियन, या आप ये कहें कि 34.5 करोड़ इतनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में थी। और ये उस ज़माने में अगर बाकी लोगों का देखा जाए, बाकी देशों को देखा जाए, तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त डिवाइड था। कैसे? लो कास्ट, हाई कास्ट, यानी ऊंची जाति और नीची जाति। मेजॉरिटी में कौन थे? आज भी देखिए 81% करीबन हिंदूज हैं। तो हिंदू और मुस्लिम, यानी लोग जो अलग अलग फेथ या अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। अलग अलग रिलीजन के अलावा अलग अलग भाषा वाले, यानी यहाँ पर मान लीजिए तमिल लैंग्वेज है, कहीं पंजाबी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का विभेद था। फूड, कोई मलयाली फूड खाता है, कोई उड़िया फूड खाता है, तो ये खाने में भी अलग। ड्रेस में देख लीजिए, ड्रेस में कोई तेलुगु या जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वहाँ अलग ड्रेस चल रहा है, कहीं और कश्मीर में अलग ड्रेस पहना जा रहा है। लोग काम अलग करते हैं, यानी प्रोफेशन अलग है। एक जगह कोई मान लीजिए फिशरमैन है, तो दूसरी जगह कोई उद्योगपति है। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए ना, ये केवल ये बताने की कोशिश की है कि इतने बड़े डिफरेंस के बावजूद भी कैसे इस देश में अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग भांति भांति के लोग, हर जगह डिफरेंस, वो कैसे एक स्टेट में ला के रखे जाएंगे, या ये कैसे अपने एक देश को एक देश मानेंगे और कैसे एकजुटता दिखाएंगे, क्या किया जाए इसके लिए। तो जितने लोग थे उसमें अगर हम देखें कि जब हम स्वतंत्र हुए
तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो इंडियंस थे वो, क्योंकि हम आज भी देखिए इंडिया जो है वो खेती प्रधान देश है, तो बहुत सारे इंडियंस जो थे वो रहते थे गांवों में, यानी विलेजेस में। तो बहुत सारे लोग या तो पीजेंट थे या फार्मर्स थे, राइट। अच्छा, उस ज़माने में जब हम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हमारे पास थी नहीं, और सारी चीज़ें जो थी, जितनी भी खेती होती थी, जितनी भी खेती किसानी होती थी, वो मानसून पे डिपेंडेड होती थी। मानसून पे सारा डिपेंड हो रहा है। तो अब मानसून पे खेती, यानी कि आप कहें कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर पे बाकी, क्योंकि ये तो प्राइमरी सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर पूरा का पूरा जो होता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है, कृषि खेती पे डिपेंडेंट होता है। तो सेकेंडरी, अगर बाई चांस मानसून सही ना हो, एग्रीकल्चर ठीक से ना हो, तो सेकेंडरी सेक्टर भी बैठ जाएगा। और इसके अलावा जो रिलेटेड लोग हैं या नॉन रिलेटेड लोग हैं, जैसे बार्बर हो गए, नाई हो गया, कारपेंटर हो गया, लकड़ी वाले, वीवर्स हो गया, बुनकर, वो सबके सब अपनी उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। दे विल नॉट गेट पेड, यहाँ लिखा है। ओके, ये तो मैंने बात की आपको विलेजेस की। ज़रा सिटीज़ पे ले जाता हूँ आपको। सिटीज़ में क्या है? अब सिटीज़ में क्या हो गया था, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री खुल गई, तो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए, ये फैक्ट्री खुल गई, इसमें काम करने के लिए यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, ये इसे कहेंगे झुग्गी झोपड़ी, या आप इसको कहें स्लम्स। बहुत सारे स्लम्स जो है वो पैदा हो गए थे, वो आ गए थे, और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल सिटी थी वहाँ पर। अब जो स्लम्स है उसमें हमने हमेशा देखा है, चाहे आप धारावी देख लीजिए, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक, गरीब लोग रह रहे हैं, ना वहाँ पर एडुकेशन है, एक्सेस लोगों को न शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि हेल्थ केयर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पॉवर्टी है, गरीबी, जो हिंदुस्तान में बहुत हर जगह फैली हुई थी, उससे एक तो उबारना है, पहली चीज़ इसको किया जाए। दूसरा यह है कि भाई एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश है, ये चीज़ हो गई। और फिर एग्रीकल्चर से पूरा काम तो चलेगा नहीं, पुअर को अगर हमें रिच बनाना है, या फिर कम से कम रोटी खा सके वो, ये करना है, तो उसके लिए हमको इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, यानी हमें रोजगार जनरेट करने हैं, जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ या इंडस्ट्रीज लगानी है, ये सब काम करने थे, राइट। लेकिन ये सब जो बात हो रही है, इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो एकजुटता, जिसे हम यूनिटी कह रहे हैं, कि भाई सब लोग एक साथ रहें। और मैंने जो आपको यहाँ से यहाँ तक बताया वो क्या है, वो डेवलपमेंट की बात की। तो एकता और डेवलपमेंट, एकता और विकास, यूनिटी और डेवलपमेंट, ये दोनों एक साथ चलना था। अगर जो भी देश में पहले हुआ था, अगर वो होता रहा, यानी कि जो डिविजन्स है, ये जो डिवाइड्स है, ये जो अलग अलग हमने जो लाइन लकीर खींची है, ये बेसिकली डिवीजन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो डिवीजन है, अगर ये थोड़ा सा भी, ये जैसे हम जिसे कहते हैं ना, आग के ढेर पे बैठे हुए हैं, और ज़रा सा भी अगर इसमें चिंगारी लग गई तो ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लोग एक तो खफा थे, लोग दिक्कत में थे, परेशानी में थे, और क्योंकि वायलेंस हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, इस किसी भी कार्य, मतलब भाषा के नाम पे भी हो जाएगा, प्रोफेशन के नाम पे भी हो जाएगा, ड्रेस के नाम पे हो जाएगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो लड़ाइयाँ होंगी, जो झगड़े होंगे, वो बड़े कॉस्टली हो जाएंगे, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात इसमें ये चीज़ देखी गई कि भाई अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं, व्यवस्था करते हैं आर्थिक विकास का, और मान लीजिए किसी अमीर आदमी तो अमीर होते चला जा रहा है, गरीब आदमी बेचारा गरीब होता चला जा रहा है, मतलब जो डिवीजन है रिच और पुअर का, या फिर कहें कि जो विलेज में रहते हैं और जो आपके सिटी में रहते हैं, इनमें जो डिवाइड है वो और ना बढ़ जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जानी थी। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, यानी संविधान लिखा गया। ये जो आप दिख रहे हैं, ये संविधान का परिधान है, या कहें कि संविधान की बुक का जिल्द है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो प्रियम्बल है, संविधान का प्रियम्बल। और संविधान बहुत कुछ कहता है। 300 लोग, कितने लोग? 300 लोग। देखें, ये जो डेट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझना पड़ेगा। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। अब इस समय तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी, पता था कि कब आज़ाद हो रहे हैं। तो तकरीबन 300 प्लस 380 करीब लोग, ये लोग मिले, अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग भाषा से आए, अलग अलग राजनीतिक पार्टी से आए, और ये लोग मिल के बैठ के अब कॉन्स्टिट्यूशन की, या कहें संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार करने में लग गए।
लेकिन बात ये हुई कि 1947 में पार्टीशन हो जाता है ना। तो ये 382-80 जो है तकरीबन 300 के पास रह जाते हैं। एक्चुअली तो 280-290 थे, लेकिन हम 300 मान के चलते, दिमाग में आपके 300 रहना चाहिए। तो ये 300 लोग बैठे और इन्होंने हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर होने वाला है, यानी कि हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था कैसे होने वाली है, उस पे इन लोगों ने गहन विचार विमर्श किया और लंबा विचार विमर्श किया। आप देखें, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, ये तकरीबन 3 साल हो गए ना। एक्चुअली 2 साल 11 महीने 8 दिन ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 साल तक तकरीबन ये सब काम चला। और ये जो सभा है 300 लोगों की, इनको कहा गया संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये हो रहा था सब न्यू दिल्ली में, हिंदुस्तान की राजधानी में। तो यहाँ पर लोग बैठे और जितने भी पार्टिसिपेंट ये 300 देख रहे हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए थे, राजनीतिक व्यवस्था में के अलग अलग लोग थे, अलग अलग प्रांत से आए थे। तो सबने मिलकर जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में अपना योगदान दिया। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको अडॉप्ट किया गया या इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, क्योंकि इस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया गया है। 15 अगस्त जो हम मनाते हैं वो स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस है, यानी कि हम वहाँ उस दिन आज़ाद हुए थे। और क्योंकि 26 जनवरी 1930 जो 1929 को जब नेहरू साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, तो उसी के कारण ये 26 जनवरी जो है वो डेट इस तरीके से निकली और इसलिए 26 जनवरी 1950 मनाया जाता है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्वाधीनता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में बहुत अंतर है। रिपब्लिक डे है जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया, और इंडिपेंडेंस डे है जब हम वाकई में इंडिपेंडेंट हुए, वो अगस्त की बात होती है, और जो संविधान की बात होती है वो 26 जनवरी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें अलग अलग चीज़ें थी। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमको मिली। कौन कौन सी चीज़ें मिली? हमारा संविधान कुछ क्लासिक है, क्योंकि बहुत सारे संविधानों को खास तौर पे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और अलग अलग जो बड़े कंट्रीज़ थे जहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी या डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वहाँ से संविधान लिया गया और उसके अच्छे अच्छे पार्ट्स लिए गए और वो फिर बनाया गया। तो कुछ सेलिएंट फीचर मैं बताऊँगा, फिर 3 ऐसे मेन फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो इस किताब में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित है, बुक के फॉर्म में है। सबसे लंबा, सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का, और इसने कहा है कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होगी, व्यवस्था होगी, लोग यहाँ के या देश संप्रभु होगा, यानी किसी बाहर का इंटरवेंशन नहीं है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, यानी कि एक पार्लियामेंट, हमारे पास 2 पार्लियामेंट है, स्टेट के रिप्रेजेंट जो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है आपके राज्यसभा में, और लोकसभा जो होती है वो आपका वो भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। और ये इलेक्शंस होते हैं इसके लिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो सब यहाँ पर है हमारे पास। इसके अलावा ये संविधान काफ़ी लचीला है, लेकिन इसमें कहीं स्ट्रांग भी है, कहीं पर एक सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान के सिटीजन की बात हो रही है। अगर आप कहीं और जाते हैं तो सिटीजनशिप आपको वहाँ की मिलेगी। वैसे OCI कार्ड वगैरह भी हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि भाई अगर किसी को लगता है, पुलिस को लगता है, सरकार को लगता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, या ये कहें कि देश को नुकसान पहुंचा सकता है, तो 2 साल के लिए उनको एकदम पकड़ लिया जाएगा और डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। ये भी रहा। सेक्युलर स्टेट है, मतलब देश का कोई भी धर्म नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सब बराबर हैं। देश हर एक, यानी जो गवर्नमेंट होगी वो उसके नज़र में सारे धर्म एक बराबर होंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है आज के समय कहना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका बिल्कुल अलग होगी, किसी का उस पर व्यवधान नहीं होगा, या फिर कहें कि कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा उनके काम में। एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज मतलब ये है कि सभी जो भी हिंदुस्तान के एडल्ट लोग हैं, नागरिक हैं, यानी जो भी एक सर्टेन एज प्राप्त कर चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, वो अब क्या कर सकते हैं? वो चुनाव में वोट दे सकते हैं, लोगों को रिप्रेजेंटेशन, लोगों को चुन सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एडल्ट सफरेज से। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक मताधिकार। उस ज़माने में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कहा गया 21 साल और उसके ऊपर जितने भी लोग हैं,
हिंदुस्तान के, वो चाहे स्टेट इलेक्शंस हो रहे हों प्रांत के या फिर नेशनल इलेक्शन हो रहे हों देश के, उसमें ये अपना योगदान देंगे या इसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राइट। अब आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि हिंदुस्तान ही ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना या देश बना, जैसी इंडिपेंडेंस मिली उन्होंने सभी को ये वोटिंग राइट दे दी। जबकि जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे हम यूके की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें या फिर हम यूएस की बात कर लें, अमेरिका की, वहाँ पर हिज्जे में या फिर कहीं तोड़ तोड़ के कभी किसी को मिला कभी किसी को मिला, ऐसे करते हुए मिला। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, उनको राइट मिला कि भाई आप केवल वोट दे सकते हैं। उसके बाद जो पढ़े लिखे हैं उनको कहा गया कि ठीक है आप वोट दे सकते हैं। उसके बाद जो वर्किंग क्लास, जो लेबर क्लास थी या काम करने वाली थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बाद उनको बहुत संघर्ष के बाद कहा गया ठीक है आप भी वोट दे सकते हैं। और फाइनली औरतों ने जब सड़क पे निकली और जब उन्होंने मांग की, तब उनको ये वोटिंग राइट मिले। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिली, वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, सीधा हमें सबको ये राइट मिल गया कि आप वोट दे सकते हैं। और वोट कैसे दे सकते हैं? आप किसी भी जेंडर के हो, कोई भी लड़का लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी क्लास, क्रीड, एजुकेशन, किसी भी जगह से आते हो, हिंदुस्तानी हैं, एक वोट अटेंड कर लिया है, बस आइए दीजिए वोट। यहाँ पर एक चित्र दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए संविधान सभा का चित्र है ये, और ये सब संविधान सभा में लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, और ये रेजोल्यूशन जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बात में अलग अलग चीज़ें आई, उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ चीज़ पेश कर रहे हैं। तो ऐसे हल्के में चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत इस पर मेहनत की गई है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, और वो ये है कि जितने भी लोग हैं, आप देखिए ये मुसलमान हैं, ये सरदार हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये लामा लोग हैं यानी बुद्धिस्ट हैं, यहाँ जैन साहब लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर और लोग दिख रहे हैं आपको। तो जितने भी लोग हैं लॉ के सामने यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान में 81% हिंदू है, और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी को आत्मसात करते हैं, सारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। एक अच्छा हिंदू आपने देखा होगा, वो सभी लोगों को रिस्पेक्ट करता है, कभी भी मुसलमान को या क्रिश्चियन को गाली नहीं देता है। अच्छा हिंदू वो होगा। तो इन्होंने यही अडॉप्ट किया कि भाई हम सभी को बराबर समझेंगे, जैसे बाकी देशों में होता आया वैसा नहीं करेंगे। जैसे श्रीलंका में सिंहाला लोगों ने दबा दिया तमिलियंस को, ऐसी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसीलिए जो बांग्लादेश से अलग हुआ क्योंकि उन्होंने उर्दू थोप दी। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता है, क्योंकि हिंदू धर्म इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग धर्म ना। तो इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में ये कहा गया कि कई लोग ऐसे थे, अच्छा खराब लोग भी होते हैं, कई लोगों ने कहा भाई कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान की मुसलमानों के हितों के लिए पाकिस्तान बना दिया, तो हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट क्यों नहीं बना रहे हो आप? कई लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई जब एक पाकिस्तान बना चुके हैं एक्सप्लिसिटली, केवल जो हित है एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुसलमान की कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, हितों के लिए बना चुके हो, तो फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे? लेकिन नेहरू जैसे लोग या फिर इनके जैसे बड़े विजनरी लोग ये समझते थे, जानते थे कि हिंदुस्तान की रगों में, नसों में हर एक धर्म बहता है, हर एक जाति बहती है। तो इनको निकालना वैसे ही होगा जैसे शरीर से कोई किसी नस को निकाल देना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, ये देश सभी का है और सब मिल के आगे बढ़ेंगे। और आज देखिए जो उन्होंने कहा वो वैसे ही हो रहा है, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में केवल जैसे मुसलमान की पॉपुलेशन है 14%, अगर आप देखें तो सिख 1-2%, क्रिश्चियन 1-2% इस तरीके के हैं। लेकिन ये सिख आपको हर जगह दिखाई देंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में, क्रिश्चियन देश को आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा रोल है। पारसी हो गए, जैन हो गए, इन लोगों ने जो काम किए हैं, इन लोगों ने जो देश को आगे बढ़ाया, उसका तो आप मतलब इसके लिए पूरी थीसिस लिखनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि भाई जो हिंदू को दिया जा रहा है, जो भी हिंदू को दिया जा रहा है वो सभी को दिया जाएगा। यानी हर एक जो माइनॉरिटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जितनी माइनॉरिटीज़ आप देख रहे हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड के लोग आने वाले, सबको उसी तरीके से रखा जाएगा, देखा जाएगा जैसे हिंदूज़ को देखा जाता है। मतलब हिंदू कभी ये नहीं कहेगा कि भाई तुम पाकिस्तान जाओ, या हिंदू कभी नहीं कहेगा कि जो हिंदू नहीं है वो देशद्रोही है, ऐसे कभी नहीं कहता। तो कहीं भी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को, सरकारी निजी क्षेत्र में सबको नौकरी के लिए बराबर तरीके से देखा जाएगा। किसी का फेवर नहीं होगा, किसी का डिसफेवर नहीं होगा। अगर आप में कैपेबिलिटी, आइए नौकरी लीजिए। एक तीसरा फीचर जो मैं बताना चाहूँगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि जो बेचारे पुअर थे, गरीब थे, और जो
स्टेज थे, यानी जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ की गई जो माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में सबसे पहले तो अनटचेबिलिटी, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान बदनाम था कि भाई यहाँ छुआछूत होता है, लोग एक दूसरे को छूते नहीं हैं, लोग दूर से निकल जाते हैं। तो स्लर एंड अ ब्लॉट, यानी कि हमारे नाम पे जो धब्बा था हिंदुस्तान के नाम पे, फेयर नेम ऑफ इंडिया, वो अबॉलिश किया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी को कानूनी तौर से बिल्कुल बैन कर दिया गया। अगर कोई छुआछूत करता है तो जेल जाएगा। जितने भी हिंदू टेम्पल थे बड़े बड़े, जहाँ पर बहुत सारी जातियों को नहीं आने दिया जाता था, अब वो सभी के लिए खुल गए। किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, सबके लिए ओपन टू ऑल हो गया, राइट। और सबसे बड़ी बात कि चाहे आप ये स्टेट लेजिस्लेचर ले लें, चाहे आप सेंट्रल लेजिस्लेचर ले लें, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, ये हर जगह के, और इसके लिए अलावा गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के लिए, इसमें सबके लिए SC, ST, OBC, इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि भाई, और क्यों की गई? उनका, कई लोगों का ये कहना था कि भाई ये जो अनटचेबल हैं, जिनको आप वंचित वर्ग कह रहे हैं या फिर हरिजन कह रहे हैं या दलित कह रहे हैं, उस ज़माने में उनको हरिजन कहा जाता था, इन लोगों के पास इतने ग्रेड आते ही नहीं है, अंक आते नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जा सके या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सके। खांडेकर साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई जो अपर कास्ट है ना, ये जो अपर कास्ट है, उसी ने लोअर कास्ट को दबा के रखा था, और आज जो लोअर कास्ट को हम बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, उनकी जो हालत है वो केवल अपर कास्ट के कारण हुई है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया जाना चाहिए। खांडेकर साहब ने एक और बात कही। खांडेकर साहब ने ये कहा कि हमको सप्रेस किया गया, हमको दबाया गया हजारों साल तक, हमको आप काम कराते रहे, कभी उठने नहीं दिया, ना तो हम दिमागी तौर पे ना शारीरिक तौर पे कभी आगे आ पाए। अब हमारे पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि हम कुछ कर पाएँ इस तरीके से। अगर हमको आप अपलिफ्टमेंट नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम तो हमेशा ही दबे रह जाएंगे। अब आप देखिए कि केवल ये शेड्यूल कास्ट या वंचित वर्ग, या फिर कहें जो हम अनुसूचित जाति कहते हैं, उन्हीं को ही नहीं, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, या कहें कि आदिवासी जो है ना, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया, उनको भी आरक्षण दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि ये बेचारे जो आदिवासी हैं उनको भी डिप्राइव किया गया, इनको भी वंचित रखा गया और इनका भी निषेध किया गया, इनको भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, चाहे लोगों द्वारा किया गया, चाहे वो अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। जो भी लोग आए, उन्होंने इनको बेचारे को ना तो कोई हेल्थ के लिए कुछ व्यवस्था की, ना तो एजुकेशन के लिए की, मतलब इनकी हालत हमेशा ख़राब रखी। ये बेचारे जो लैंड और फॉरेस्ट में रहते थे, जीते थे, इनको बेचारों को यहाँ से भी भगा दिया गया। तो आज अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो SC, ST, OBC सभी को रिजर्वेशन मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली परसेंटेज जो है वो इस तरीके से है। 15% करीब शेड्यूल कास्ट के लिए है, जो अनुसूचित जाति हैं। इसके अलावा करीबन 27% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग जो होते हैं। तकरीबन 7.5 करीब जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। मतलब 100 लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो उसमें से 7 शेड्यूल ट्राइब होंगे, यानी कि आदिवासी क्षेत्र के होंगे। बाकी जो 51% है उसमें बाकी लोगों के लिए, जनरल के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब क्योंकि स्टेट और सेंटर की बात हुई तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया गया उसकी हम चर्चा करेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।